हेलो गाइस, तो आज की मैं इस वीडियो में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं और ये हमारा इकोनॉमिक्स का 6वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बेरोज़गारी को समझ लिया है और भी सेविंग्स को समझ लिया, कंजम्पशन को समझ लिए हैं। तो आज हम आगे वाले टॉपिक्स को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारे पास गवर्नमेंट बजट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी बजट। अब सरकारी बजट क्या चीज़ होता है? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का वार्षिक विवरण। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या चीज़ होता है कि सरकार ने कितना पैसा कमाया, ठीक है, और सरकार की कितनी कमाई है और सरकार का कितना खर्च है। ठीक है, इस पूरे जो बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। यानी कि सरकार की कितनी कमाई होने वाली है, ठीक है, और सरकार का कितना खर्च होने वाला है, इसकी जो पूरी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते थे सरकारी बजट। ठीक है, अब बजट दो टाइप के होते हैं। बजट के जो प्रकार हैं, पहला टाइप होता है हमारे पास बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? संतुलित बजट। यानी कि सरकार की आमदनी अगर सरकार के खर्च के बराबर है तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। मान लो कि सरकार को एक साल में आमदनी होने वाली 100 रुपये, ठीक है, और लगभग 100 रुपये के आसपास का खर्च भी है। ठीक है, तो 100 रुपये सरकार की आमदनी है और 100 रुपये ही सरकार का खर्च भी है। तो क्या चीज़ हो गया? इस तरह के बजट को हम लोग बोलते हैं संतुलित बजट। ठीक है, दूसरा है सरप्लस बजट, यानी कि अधिशेष बजट, जब आमदनी ज़्यादा और खर्च कम होता है। अब देखिए, मान लीजिए सरकार की आमदनी 100 रुपये है और सरकार के जो खर्च है वो 110 रुपये हैं, तो क्या हो गया? आमदनी से ज़्यादा खर्च हो गया। तो इस तरह के बजट को हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। ठीक है, तीसरा हमारे पास है डेफिसिट बजट, यानी कि क्या? घाटे का बजट, आमदनी कम खर्च ज़्यादा। जब इसमें क्या चीज़ होता है, दूसरा पार्ट थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे। सरप्लस बजट का क्या मतलब होता है? जब सरकार की आमदनी ज़्यादा होती है और खर्च कम होता है। ठीक है, ये इंप्रूव कर लीजिएगा, मेरे से मिस्टेक हो गया। अगर मान लीजिए सरकार की बजट है 100 रुपये और सरकार की खर्च सिर्फ 90 रुपये है, ठीक है, और तो यानी 10 रुपये की सेविंग हो रही है। तो इस तरह के बजट को हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट बोलते हैं, जिसमें आमदनी ज़्यादा होती है और खर्च कम होता है। ठीक है, डेफिसिट बजट क्या चीज़ होता है? घाटे का बजट, जब सरकार की आमदनी कम होती है और खर्च ज़्यादा होता है। जैसे सरकार की आमदनी है 100 रुपये और खर्च है 110 रुपये, तो 10 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च है, तो इस तरह के बजट को हम बोलेंगे डेफिसिट बजट। तो बजट के 3 प्रकार थे। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे जो सरकार का बजट होता है ना, पहले ये तो समझ लिए कि सरकार की जो आमदनी है, ठीक है, अनुमानित आमदनी जो होती है, और सरकार का जो खर्च होता है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, इस चीज़ के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सरकारी बजट। ठीक है, अब देखिए, जो सरकार का बजट होता है, जो आपके घर का बजट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, आपके घर में बजट कैसे तैयार होता है? मान लीजिए आपको पता है कि आपके घर में 10,000 रुपये सैलरी आने वाली है, तो आप बजट ऐसे तैयार करते हो कि 10,000 से ज़्यादा का खर्च ना हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में 10,000 का खर्च ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, मगर सरकार ऐसे नहीं डिसाइड करती। सरकार पहले देखती है कि सरकार के खर्चे कहाँ कहाँ पर है। सरकार अपने सारे खर्चों को काउंट कर लेती है। अगर सरकार को दिखता है कि सरकार की आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो सरकार उस बजट को बंद नहीं करती है, ख़त्म नहीं करती है उस बजट को, मतलब कि उस खर्चे को कम नहीं करती है, बल्कि सरकार क्या करती है, किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से पैसे को अरेंज करती है ताकि उसके खर्च को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो सरकार इस तरीके से काम करती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसे हम बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है, इसको समझते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी देन इट अर्न्स इन रेवेन्यू। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जब सरकार जितना पैसा कमाई है उससे ज़्यादा खर्च कर देती है। ठीक है, कवरिंग द गैप बाय बोरोइंग और प्रिंटिंग मोर मनी टू फंड इट्स एक्टिविटी। तो सरकार क्या करती है, वो जो गैप क्रिएट हुआ है, यानी कि जब सरकार की जितनी आमदनी थी उससे ज़्यादा सरकार ने जब खर्च कर दिया है, ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए उसकी 100 रुपये आमदनी थी सरकार की और 110 रुपये खर्च कर दिया है, तो 10 रुपये का जो कर्ज हुआ है, ठीक है, 10 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च किए, उसको कवर अप करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार उधार लेती है या फिर सरकार और ज़्यादा पैसों को छापती है। ठीक है, तो यानी कि सरकार क्या करे, सरकार को जितना घाटा हुआ उस घाटे को कवर करने के लिए सरकार जो भी करती है उसको हम बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, अब सरकार को जब नुकसान होता है, यानी कि सरकार को जब किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो सरकार अपने घाटे को किस तरीके से पूरा करती है? सरकार मेनली 3 स्टेप उठाती है। सबसे पहले बोरो फ्रॉम आरबीआई। अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो सरकार पैसे उधार लेने के लिए केंद्रीय बैंक से उधार मांगती है। ठीक है, जो बिल्कुल मेन बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उससे उधार मांगती है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उससे उधार लेती है।
दूसरा क्या चीज़ है, टेकिंग आउट कैश फ्रॉम द ट्रेजरी। अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो सरकार क्या करती है, अपने खजाने से भी पैसे ले लेती है। तीसरी चीज़, इश्यू न्यू करेंसी नोट। और तीसरी चीज़ क्या करती है, अगर पैसे की कमी पड़ जाती है तो नए नोट छाप देती है। ठीक है, तो मेरे लिए 3 काम करती है सरकार अपने जितना भी घाटा हुआ उस घाटे को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जिससे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, जिसे हम कहते हैं गरीबी रेखा। गरीबी रेखा क्या चीज़ होती है? पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी डैट एवरी पर्सन मस्ट कंज्यूम। तो गरीबी रेखा का संबंध उस धन से है जो कि एक व्यक्ति को प्रति महीने कम से कम उपभोग करना जरूरी है। देखिए, हमारे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको खाना चाहिए, ठीक है, आपको कुछ मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। तो इंसान की जो बिल्कुल मिनिमम और कंपल्सरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, यानी कि कम से कम इतना पैसा तो खर्च करना ज़रूरी है ताकि आप सर्वाइव कर सको। तो इस जो इंसान इससे भी कम पैसा कमाता है उसको हम बोलते हैं गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, जैसे अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाके में कहा जाता है कि लगभग जो व्यक्ति 1000 रुपये से कम कमाता है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। ठीक है, जो 1000 से प्लस कमाता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है मतलब। और गांव में ऐसा कहा जाता है कि 816 रुपये माना गया कि 816 रुपये प्रति व्यक्ति। जो व्यक्ति इससे कम कमाता है वो गरीबी रेखा के नीचे, और जो इससे ज़्यादा कमाता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है। ठीक है, तो ये था पॉवर्टी लाइन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ रेट, जिसको हम बोलते हैं विकास दर। विकास दर क्या चीज़ होता है? द परसेंटेज इंक्रीज इन एनी इकोनॉमिक एलिमेंट सच एज नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा फ्रॉम वन ईयर टू अनदर कंपेयर्ड टू सर्टेन ईयर। मतलब क्या कि किसी आर्थिक तत्व जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि में एक वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि जो होती है उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। ठीक है, मैंने अभी पिछले कई लेक्चर्स में मैंने समझा दिया था कि नेशनल इनकम क्या होती है और पर कैपिटा इनकम क्या होती है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर है तो ये बहुत ही ईजिली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए, समझिए, जिसे मैं मान लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। एक मैं लेता हूँ 2011 का एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं लेता हूँ एक 2024 का एग्जाम्पल। अब मान लीजिए 2011 में जो नेशनल इनकम थी वो 100 रुपये थी, ठीक है, और 2024 में जो वो इनकम होगी 110 रुपये हो गई। ठीक है, और 2011 में मान लीजिए जो पर कैपिटा इनकम थी वो मान लो 10 रुपये थी। ठीक है, और 2024 में पर कैपिटा इनकम होगी बढ़ के 20 रुपये। ठीक है, तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट का मतलब होता है एक निश्चित ईयर की तुलना में अगर दूसरे ईयर से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में जो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट। ठीक है, जैसे 2024 में क्या हुआ, 2011 की तुलना में नेशनल इनकम बढ़ गया। 2011 में 100 रुपये नेशनल इनकम था, 2024 में 110 रुपये हो गया। 2011 में 10 रुपये पर कैपिटा इनकम था, 2024 में ये बढ़कर हो गया 20 रुपये पर कैपिटा इनकम। तो किसी निश्चित ईयर की तुलना में जब पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं विकास दर। ठीक, तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसको रिवाइंड करके एक बारी फिर से सुनिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉरेन एड, यानी कि विदेशी सहायता। कई बारी क्या होता है कि हमारे जो सरकार के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वो सरकार की आमदनी से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो और कई बार ये होता है कि देश के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, यानी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस केस में सरकार को सहायता कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो इस केस में सरकार को मेनली 3 जगहों से सहायता मिलती है। सबसे पहले फॉरेन कैपिटल, यानी कि विदेशी कंपनी जब भारत में निवेश करती है। अब मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई अमेरिका की कंपनी ने अपनी बिजनेस लगाया है, ठीक है, अब उस बिजनेस से क्या होगा, कोई विदेशी कंपनी भारत के अंदर जो बिजनेस लगाई है, अब भारत की ज़मीन का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, तो भारत को टैक्स देगी। उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा सरकार को वो टैक्स देगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, सरकार को एक तरीके से सहायता मिल रही है। ठीक है, तो जो विदेशी कंपनियां भारत में लगाती हैं उससे सरकार को एक तरीके से सहायता मिलती है टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया फॉरेन कैपिटल, यानी कि सरकार को पहली सहायता तो फॉरेन कैपिटल से मिलती है। ठीक है, दूसरी सहायता किससे मिलती है? फॉरेन लोन से। सरकार को यदि कभी ज़रूरत होती कि नहीं पैसे चाहिए तो वो पैसे वो दूसरी कंट्री से उधार भी ले लेती है। ठीक है, और ये इस पे इंटरेस्ट रेट पे उधार ले लेती है कि एक निश्चित समय के बाद उसको चुका देती है। ठीक है, तीसरी सहायता कहाँ से मिलती है? फॉरेन ग्रांट्स, यानी विदेशी अनुदान से। अगर मान लीजिए भारत के अंदर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है, ठीक है, तो कई जो फॉरेन देश होंगे भारत को अनुदान दे देंगे, एक तरीके से सहायता दे देंगे। ठीक है, मदद कर देंगे। अनुदान का मतलब ये चीज़ होता है कि जो पैसा उन्होंने दिया वो आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। आप किसी को दान दे देते हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उस पर उधार आपने चढ़ा दिया। आपने दान दिया मतलब क्या कि उसे वो पैसा अब आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सहायता 3 तरह की ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? द कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइसेस कॉल्ड इन्फ्लेशन। कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि चीनी 40 रुपये की थी, अब चीनी की कीमत बढ़ के होगी मान लो 45 रुपये, तो 40 रुपये की तुलना में 5 रुपये जो प्राइस है बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे, मुद्रास्फीति बोलेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मनी सप्लाई, मुद्रापूर्ति। ठीक है, मुद्रापूर्ति क्या चीज़ होता है? मनी सप्लाई मीन्स द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड बैंक डिपॉजिट। तो मुद्रापूर्ति का अर्थ है कि जनता के द्वारा रखा गया था और बैंक में जमा था, यानी कि जनता के पास, मान लीजिए मेरे पास अभी कैश के फॉर्म में मेरे पास जितने पैसे हैं वो, और मेरे जो पैसे बैंक अकाउंट्स में जमा है वो, इन दोनों चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई। ठीक है, अब देखिए अलग अलग फॉर्म होते हैं मनी सप्लाई के। यहाँ पे 4 फॉर्म होते हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, M का मतलब है मनी। ठीक है, M1 मतलब मनी 1, M2 मनी 2, M3 मनी 3, M4 मनी 4। ठीक है, अब इसको समझते हैं। M1 का मतलब क्या होता है? M1 का मतलब होता है द करेंसी पब्लिक है, वो सारा पैसा जो जनता के पास है। ठीक है, प्लस वो सारा पैसा जो बैंक डिमांड डिपॉजिट में, बैंक डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक की मांग जमा, यानी कि बैंक में जो आप पैसा जमा कराते हो, जब आप चाहो जमा करा सकते हो, जब आप मांग करो तो पैसा आपको मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो जनता के पास जितना पैसा है वो, प्लस बैंक में उसका जितना पैसा है वो, ठीक है, प्लस रिजर्व बैंक के पास जितना पैसा है वो। ठीक है, इन तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं M1। ठीक है, जनता के पास पैसा, बैंक की मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास जो पैसा है, इसको हम बोलते हैं M1। M2 क्या होता है? M1 सारा, जो ऊपर है M1 वो सारा, प्लस मनी डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग। जो पोस्ट ऑफिस होता है वो भी बैंक की तरीके से काम करता है। ठीक है, बस पोस्ट ऑफिस में आज के समय में बैंक की तुलना में फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग बैंक में अपने पैसे को जमा कराते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। तो M2 का मतलब होता है M1 का सारा प्लस पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जमा, इसको हम बोलते हैं M2। M3 किसको बोलते हैं? M1 प्लस बैंक फिक्स डिपॉजिट, यानी बैंक की जो FD होती है। FD क्या चीज़ होती है कि आप कोई भी पैसा सबमिट करवाते हो तो एक फिक्स समय के लिए आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। ठीक है, फिक्स समय के बाद ही वो पैसा आपको मिल सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने FD करवाई, ठीक है, आपने कुछ पैसे जमा कराया, आप कल जाके मांगने पहुंच जाओ, नहीं, वो एक फिक्स टाइम के लिए होता है। मान लीजिए 10 साल की आपने FD कराई है, तो और 10 साल में आपको मान लो 10 लाख भरना है। ठीक है, तो आपको हर महीने किस्त देनी होगी। ठीक है, हर महीने या 3 महीने में जो भी वो किस्त देनी होगी, 10 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पैसा बीच में नहीं निकाल सकते। आप पैसा बीच में निकाल लोगे तो क्या चीज़ होगा? कुछ इंटरेस्ट रेट जो बैंक है वो एज ए पेनल्टी आपके कट कर लेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो M3 में M1 सारा प्लस बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो पैसे आ जाते हैं। ठीक है, M4 में क्या आ जाता है? M3 सारा प्लस जितने भी पोस्ट ऑफिस में टोटल डिपॉजिट है वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये 4 M थे हमारे पास। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे पास ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रापूर्ति के कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहला होता है करेंसी, यानी कि पैसा जो आपके पास नोट के फॉर्म में होता है। तो मनी जो सप्लाई करती है गवर्नमेंट, मनी सप्लाई होती है वो पैसे के फॉर्म में होती है, यानी कि जनता के पास जितना भी पैसा है इसके फॉर्म में मनी की सप्लाई की जाती है, मुद्रा की पूर्ति की जाती है। दूसरा होता है बैंक डिपॉजिट, यानी कि बैंक जमा, यानी कि इसमें क्या आ जाता है? टाइम डिपॉजिट आ जाता है, जो कि बैंक में आप एक निश्चित टाइम के लिए पैसा जमा करते हो। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, इसमें जो पैसा आप जब जमा करो और जब चाहो उसमें से निकाल सकते हो। तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं मनी सप्लाई के। ठीक है, तो यहाँ तक के टॉपिक हमने आज के वीडियो में किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इन सारे पार्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज़ को सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।